Hello everyone. Now we are going to start with the next topic related to class 11 physics. Now one of the important topic related to the chapter rotational motion of physics or class 11 is the center of mass of a two particle system. Now ये क्या है हमारे पास? हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x y z. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, we have two particles. एक पार्टिकल का मास m1 है और एक पार्टिकल का मास m2 है. पार्टिकल जिसका मास m1 है वो पॉइंट A पर है, पार्टिकल जिसका मास m2 है वो पॉइंट B पर है, और r1 r2 हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड पार्टिकल ऑफ मास m2 रिस्पेक्टिवली. नाउ सेंटर ऑफ मास होता क्या है भाई, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से शुरू करने से पहले जानना ये जरूरी है कि हम पूरा आर्टिकल भी करेंगे. ये पता होना कि सेंटर ऑफ मास है क्या. सेंटर ऑफ मास अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. एक पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का मास ऐसा सपोज किया जाता है कि कंसंट्रेटेड है, उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. अब यहाँ से मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं कि सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली एक या बेसिकली एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए लिया जाता है. क्यों? मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एक एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एंटायर सिस्टम. एक पार्टिकल के किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उसमें अगर आप एक एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करोगे देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट लाते हैं सेंटर ऑफ मास का. मूविंग अहेड टू द आर्टिकल, OA की वैल्यू कितनी है हमारी R1, OB की वैल्यू कितनी है R2, और यहाँ पर C क्या है भाई? हमने कहा C हमारा है position of center of mass. We have considered that this is the point where the mass, the whole mass of these two particles is concentrated. हमने कहा कि ये वो मास है, ये वो जगह है सेंटर ऑफ मास जहाँ पर सिस्टम का जो मास है वो कंसेंट्रेटेड है. OA की वैल्यू आपकी R1 है, OC आपका R है, और OB की वैल्यू आपकी R2 है. These are nothing but the position vectors for the particle of mass m1, m2 and the center of mass respectively. Moving ahead, v1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? v1 is equal to dr1 by dt. v2 की वैल्यू कितनी होगी? dr2 by में dt. f1, f2, f1 to f21. बिकॉज आर्टिकल को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो भी उसके अंदर मैथमेटिकल या फिजिकल टर्म यूज करने वाले हैं उनको हमने किस तरीके से शो किया है. तो F1 हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1. F2 हमारा है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m2. F12 is the internal force on the mass m1 due to m2 and F21 is the internal force on m2 due to m1. F1 F2 में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. F1 जो मास m1 पर लगता है, F2 जो मास m2 पर लगता है. F12 क्या है कि m1 पर m2 की वजह से कितना मास लग रहा है, और F21 क्या है कि m2 पर मास m2 पर m1 से कितना मास लग रहा है. तो आई होप द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं भाई इस आर्टिकल के बारे में. अगेन P1 की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि जो हमारा मोमेंटम है पार्टिकल 1 का और पार्टिकल ऑफ मास m1 वो क्या है? m1 v1 है. P2 की वैल्यू कितनी है हमारी? m2 v2. अब यहाँ पर इससे आगे वाले स्टेप में सेंटर ऑफ मास का जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे न्यूटन लॉस को. हम लोग न्यूटन लॉस को यूज करेंगे. यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करते हुए आप लिख सकते हो कि dp1 by dt होता है f12 plus f1. dp1 by dt होता है f12 plus f1. That is total force is equal to rate of change of momentum और time rate of change of momentum. तो ये आपका बन जाएगा d by dt
P1 की जगह आप लिख दोगे M1 V1। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाती है dP1/dt इज इक्वल टू F12 प्लस F1। F12 F1, F21 F2 ये क्या है? इंटरनल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज। वो मैंने आप लोगों को पहले ही नोटेशंस में क्लियर कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट कॉन्सेप्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग अहेड, ये हम लोगों का क्या है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए हमने लिखा कि d/dt m1v1 बराबर होता है f12 प्लस f1 या dp1/dt के। सिमिलरली द सेम इक्वेशन इज गोइंग टू होल्ड फॉर द पार्टिकल 2। इसी तरीके की इक्वेशन आपके लिए पार्टिकल 2 के लिए भी होगी, पार्टिकल ऑफ मास m2 के लिए भी होगी। सो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज dp2/dt is equal to f21 plus f2 that is equal to d/dt m2v2। dp2/dt की क्या वैल्यू बन जाएगी? f21 plus f2 that is equal to d/dt m2v2। So these two equations, equation 1 and 2 are written by using the very famous Newton second law। न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोगों ने इन दो एक्सप्रेशंस को लिखा है। मूविंग अहेड, अब हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। एडिंग 1 एंड 2, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें ऐड कर दीजिए। क्या बन जाएगा? d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 is equal to f1 plus f2 plus f12 plus f21। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले आई होप कि स्टेप आपको क्लियर होगा। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। d/dt m1v1 plus d/dt m2v2 is equal to f12 plus f21 plus f2 plus f1। अब न्यूटन लॉ को ये यूज करते हुए हमें पता है कि f12 is equal to माइनस ऑफ f21 होता है। f12 is equal to माइनस ऑफ f21 होता है और F1 प्लस F2 जो है वो हमें टोटल फोर्स F देने वाला है या हमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स देने वाला है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हम जानते हैं न्यूटन लॉ से कि F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 होता है और F1 प्लस F2 जो है वो हमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देने वाला है। F1 क्या है? हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास M1 और F2 हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास M2। इस इक्वेशन पर वापस आ जाएंगे। इन दो टर्म्स का, इन दो इक्वेशंस का यूज करके ये इक्वेशन हमारी क्या बनने वाली है? d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 इज इक्वल टू f। इन दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस का यूज करके हमारी जो अब इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर फॉर्म। वो बन जाएगी d/dt m1v1 plus d/dt m2v2 is equal to f। v1 की जगह आप लिख सकते हैं dr1/dt, v2 की जगह आप लिख सकते हैं dr2/dt। तो इक्वेशन बन जाएगी d/dt m1 dr1/dt plus d/dt m2 dr2/dt is equal to f। I hope up to this point the concepts are clear to all of you. Now मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक इसमें हमने क्या प्रूव किया कि टोटल एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन अवर पर्टिकुलर आर्टिकल। आगे देखते हैं वही इसमें हम लोग। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हम लोगों की लास्ट इक्वेशन थी जो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो लास्ट एक्सप्रेशन किया था वो ये था d/dt m1 into dr1/dt plus m2 into dr2/dt is equal to f, the sum of all the total external force acting on the system। इस d/dt को एज इट इज रखिए। इन दोनों टर्म में से आप d/dt बाहर ले सकते हैं सिंपल बाय यूजिंग सिंपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे ज्यादा मैंने कुछ यहाँ पर नहीं किया। d/dt आपने इधर रखा m1 dr1/dt plus m2 into dr2/dt में से आप लोग dr/dt बाहर ले सकते हो तो अंदर बचेगा m1 r1 plus m2 r2 and that is again equal to f, the total external force। Now
सॉरी, यहाँ पर भी डी बाई डी टी है, यहाँ पर भी डी बाई डी टी है, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। आप इन दोनों टर्म्स का यूज करके यहाँ लिख सकते हो। इन साइड में जो अंदर की टर्म होने वाली है वो होगी m1r1 प्लस m2r2, दैट इज अगेन इक्वल टू f। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 लेने वाले हैं। या हमने इस टर्म को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। m1 प्लस m2 एक तो हम लोगों ने बाहर ही रखा, और जो नीचे वाली टर्म थी, जो डिवाइड में टर्म थी, उसे हम लोग डेरिवेटिव टर्म के अंदर ले गए। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आगे क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है, देखो भी याद रखो, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो जब हम एक एक स्टेप परफॉर्म करते हैं वो बेस्ड होता है नेक्स्ट स्टेप पर, कि हमें ये चीज़ आंसर में चाहिए, हमें ये चीज़ डिराइव करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो अगर ये चीज़ किसी को समझ आ गई देन उसके लिए सब्जेक्ट समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रह जाने वाला। m1 प्लस m2 को आप लोगों ने ऊपर और नीचे लिया है, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1r1 प्लस m2r2 बाई में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू f। अब एक बार के लिए ये यहाँ तक भूल जाइए, ये चीज़ समझ लीजिए क्या है। व्हेन होल मास इज कंसंट्रेटेड एट c whose पोजीशन वेक्टर इज r, ये सिंपल मैंने क्या लिखा है, f ma के बराबर होता है, f की वैल्यू ma के इक्वल होती है, या ऑफ कोर्स f इज इक्वल टू ma। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो टोटल सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2 नहीं है, टोटल सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2 है, इनटू एक्सेलरेशन दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है। एक्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। एफ इज इक्वल टू एम ए को मैंने एम यानी कि m1 प्लस m2 इस केस में टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड एक्सेलरेशन यानी कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसे आई है, आई हैव टोल्ड यू, एफ एम ए होता है, तो इस केस में एफ को आप लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू में डी स्क्वायर आर बाई में डी टी स्क्वायर। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू कितनी बनने वाली है, r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई में m1 प्लस m2। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई में m1 प्लस m2। So this is nothing but the position vector of center of mass of the two particle system denoted by capital R. With this we have completed this important topic and we are going to continue the next topic from the next video. Again be regular with the videos. Thank you.